नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनी की हत्या ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल उनके बहु अरब डॉलर के साम्राज्य का है कि आखिर उनका साम्राज्य अब क्या होगा। उनके साम्राज्य की अनुमानित लागत 100 अरब से 200 अरब डॉलर के बीच आंकी गई है। कुछ आकलनों के अनुसार खमेनी परिवार से जुड़ी कुल संपत्ति 2025 के लिए अनुमानित ईरान के तेल निर्यात राजस्व से भी दोगुनी हो सकती है। यह तुलना उस देश के संदर्भ में अत्यंत चौंकाने वाली है जहां बड़ी संख्या में नागरिक खाद्य असुरक्षा और मुद्रा के अवमूल्यन से जूझ रहे हैं। इस वित्तीय जाल के केंद्र में सेताद नाम की संस्था है, जिसका औपचारिक नाम है एग्जीक्यूशन ऑफ इमाम खोमेनीज ऑर्डर। इसे 1979 के इस्लामी क्रांति के बाद परित्यक्त और जब्त संपत्तियों के प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया था, किंतु समय के साथ सेताद ईरान के सबसे शक्तिशाली आर्थिक समूहों में से एक बन गया। दशकों के दौरान इसने दूरसंचार, तेल और गैस, औषधि, कृषि तथा रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में अपना विस्तार किया। आरोप है कि इस संगठन में व्यवस्थित रूप से उन संपत्तियों को अपने अधिकार में लिया जिन्हें परित्यक्त घोषित किया गया था। इनमें धार्मिक अल्पसंख्यकों, राजनीतिक असंतुष्टों और प्रवासी नागरिकों की संपत्तियां शामिल थीं। जिन निवासियों के पास स्वामित्व का त्वरित प्रमाण प्रस्तुत करने की क्षमता नहीं थी, उन्हें कथित रूप से बेदखल कर दिया गया और उनकी संपत्तियां सेताद के बढ़ते पोर्टफोलियो का हिस्सा बनती चली गई। 2013 में रायटर की एक जांच रिपोर्ट ने अनुमान लगाया था कि केवल सेताद की परिसंपत्तियां ही अरबों डॉलर के स्तर पर हैं। विश्लेषकों का मानना है कि तब से इसकी संपत्ति में और अधिक बढ़ोतरी होती चली गई। विभिन्न आकलनों के अनुसार खमेनी से जुड़ी निधियां वेनेजुएला, संयुक्त अरब अमीरात, सीरिया, फ्रांस, ब्रिटेन और कई अफ्रीकी देशों तक फैले बैंक खातों और निवेशों में रखी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में लिंक्टेनस्टाइन और स्विट्जरलैंड के वित्तीय संस्थानों का भी जिक्र मिलता है, जहां पूंजी स्थानांतरित किए जाने की बात कही गई है। बताया जाता है कि सोना, हीरा, दूरसंचार कंपनियां, तेल निगमों और वेंचर कैपिटल फंडों में निवेश के माध्यम से महत्वपूर्ण संपत्तियां अर्जित की गई हैं और इन्हीं जगहों पर ये महत्वपूर्ण संपत्तियां रखी गई हैं। दर्जनों चैरिटेबल फाउंडेशन, जिन्हें सार्वजनिक रूप से विधवाओं, अनाथों और युद्ध वयोवृद्धों की सहायता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, कथित रूप से लाभकारी व्यावसायिक उपक्रमों के साथ संचालित होते रहे हैं, जिन्हें सरकारी अनुबंधों और नियामकीय सुविधाओं तक विशेष पहुंच हासिल थी। परिवार से जुड़े व्यक्तियों पर लगाए गए गंभीर धन शोधन या वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है, किंतु ईरान की समानांतर आर्थिक संरचनाओं की अपारदर्शिता ने सत्यापन को लंबे समय से कठिन बना रखा है। यह कहना मुश्किल हो गया है कि खमेनी की संपत्ति कहां कहां और कितनी बड़ी है। खमेनी स्वयं को व्यक्तिगत सादगी की छवि में प्रस्तुत करते रहे। वे अक्सर 60 वर्ग मीटर के घर में अपने बचपन का उल्लेख करते थे। एक धार्मिक पिता के संरक्षण में कठिन जीवन और विवाह के बाद भी सरल जीवन शैली का वर्णन करते नहीं थकते थे। उनके समर्थक इसे विनम्रता और आध्यात्मिक निष्ठा का प्रमाण बताते थे, किंतु आलोचकों का कहना है कि यह सादगीपूर्ण सार्वजनिक छवि उन रिपोर्टों से तीव्र विरोधाभास रखती है जिनमें उनके परिवार के निजी जेट, हेलीकॉप्टर, आलीशान संपत्तियां, याट और महंगी गाड़ियों तक पहुंच के आरोप लगाए गए हैं। यह कथित असंगति विशेष रूप से 2022 के राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बाद आक्रोश के कारण बनी। इसमें प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्टाचार और आर्थिक असमानता के विरुद्ध आवाज उठाई और खमेनी और उनके परिवार पर यह आरोप मढ़े। 2013 में ईरान के आकलनों ने संकेत दिया कि आधी से अधिक जनसंख्या किसी न किसी प्रकार के कुपोषण से ग्रस्त थी, जिनमें बच्चों का एक बड़ा हिस्सा शामिल था। उसी वर्ष खोजी रिपोर्ट ने सेताद की विशाल परिसंपत्तियों के दायरे का विवरण भी पेश कर दिया, जिससे सुधारवादियों
और असंतुष्टों की आलोचना और बढ़ गई। 1939 में मशहद में जन्मे खोमनेई 8 संतानों में दूसरे थे। उन्होंने 4 वर्ष की आयु में धार्मिक शिक्षा प्रारंभ की और बाद में शिया धर्मगुरुओं के साथ स्वयं को जोड़ा, जिसमें 1979 की इस्लामिक क्रांति के प्रमुख वास्तुकार रूहुल्लाह खोमैनी भी शामिल थे। शाह के शासनकाल में उन्हें कारावास और कथित यातना का सामना करना पड़ा था। क्रांति के बाद वे सत्ता तंत्र के विश्वस्त सदस्यों के रूप में उभरे। 1989 में खोमनेई की मृत्यु के बाद खामेनेई को सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया। 3 दशकों से अधिक समय तक उन्होंने सुधारवादी लहरों, अंतर्राष्ट्रीय अलगाव, प्रतिबंधों और जन आंदोलनों का सामना करते हुए सत्ता को मजबूत किया और असहमति पर कड़ा नियंत्रण लगाने में कामयाबी कर दिखाई। अब खोमनेई की अचानक मृत्यु के बाद सवाल यह उठ खड़ा हुआ है कि सेताद और उससे संबद्ध संस्थाओं का उत्तराधिकार किसके पास जाएगा, किसके नियंत्रण में रहेगा। ईरान का संविधान नए सर्वोच्च नेता की नियुक्ति का प्रावधान तो करता है, लेकिन वह यह नहीं बताता है कि कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में निर्मित विशाल आर्थिक नेटवर्क किसके नियंत्रण में रहेगा। यदि सत्ता प्रतिस्पर्धा अभिजात वर्ग के भीतर उभरती है तो इस वित्तीय साम्राज्य पर नियंत्रण संघर्ष की केंद्रीय रेखा बन सकता है कि इन परिसंपत्तियों का भविष्य ईरान की राजनीतिक दिशा को उतना ही प्रभावित कर सकता है जितना कोई सैन्य टकराव। एक सुव्यवस्थित संक्रमण इस समूह को नए नेतृत्व के अधीन सुरक्षित रख सकता है, किंतु अव्यवस्थित स्थिति में परिसंपत्तियों पर रोक, आंतरिक जब्ती या यहाँ तक कि सार्वजनिक प्रतिपूर्ति की मांग भी उभर सकती है। अब खोमनेई की मौत के बाद उनके विशाल साम्राज्य को लेकर के ईरान के भीतर क्या और कैसे चलेगा, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण सवाल और उतना ही महत्वपूर्ण देखने वाला विषय बन गया है जितना कि अमेरिका इजराइल के साथ ईरान के युद्ध के परिदृश्य देखे जा रहे हैं। खोमनेई का इतना बड़ा आर्थिक साम्राज्य कैसे खड़ा हुआ, खोमनेई ने इसके लिए क्या क्या किया, यह भी ईरान और आसपास के देशों में चर्चा का विषय बना हुआ है और रोचक भी है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।